आसी की बातें समीर के दिल में कांटे की तरह चुभी थीं। उसने आगे बढ़कर आसी को रोकना चाहा, मगर आसी की बेरुखी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो उल्टी कदमों से अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर पहले जहां वो बहुत खुश था, वहीं अब बहुत उदास। वो अच्छी तरह से जानता था कि आसी किसी से प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर वो किसी से प्यार करती होती तो आज भी उसके नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में नहीं सजा रही होती। वो उदास तो आसिक की बेरुखी भरी बातों से था। वो अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है, उसका गुस्सा करना तो जायज है, और मुझ पर गुस्सा दिखाना भी, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। और फिर वो पछताते हुए कहता है, काश काश मैं अपनी फीलिंग्स समय रहते ही समझ पाता, तो आज मेरी और आसी की जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। सब कुछ ठीक होता और हम लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे होते। अगली सुबह आसी तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने कमरे में ही रहती है। अर्पिता और सुरेश जी उसे देखने के लिए उसके कमरे में आते हैं, तो वो सर दर्द का बहाना करती है। सुरेश जी तो सब कुछ समझ रहे थे कि वो नीचे समीर की वजह से नहीं आई है, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन अर्पिता जी अभी तक इस बात से अनजान थीं, इसलिए वो आसी की फिक्र करते हुए कहती हैं, आसी, तुम्हें रात से सर दर्द हो रहा है और तुमने मेडिसिन भी नहीं खाई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हॉस्पिटल की बात सुनकर आसी फौरन उठकर बैठ जाती है और कहती है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा सरदर्द मुझे पहले भी कई बार हुआ है और फिर दोपहर तक ठीक हो जाता है। अर्पिता जी उसे एक मेडिसिन देती हैं और कहती हैं, अच्छा ठीक है, तुम अभी के लिए ये खा लो। अगर दोपहर तक तुम्हारा सर दर्द ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलूंगी। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती हैं और सुरेश जी मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहे थे, आसी, कब तक तुम समीर से खुद को छुपा पाओगी? सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, फिर चाहे अभी करो या फिर 2-4 घंटे के बाद। समीर जब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है तो वो चारों तरफ आसी को ढूंढता है, लेकिन आसी उसे कहीं नजर नहीं आती। वो बेमन से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वहां अभिनव आ जाता है और उसकी पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहता है, तू अपनी मर्जी से लंदन आया है या फिर बहती हवाओं ने तुझे ऐसा धक्का मारा है कि तू सीधा इंडिया से लंदन में गिरा है? समीर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाता है और कहता है, अगर इतना ही दोस्त को याद कर रहे थे तो तुम इंडिया आ जाते। और फिर कुछ देर तक वो दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं। अभी मुश्किल से आधा घंटा भी उन दोनों को बातें करते हुए नहीं बीता था कि तभी अभिनव कहता है, आंटी, वो ब्यूटीफुल अप्सरा कहाँ है? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो फाइनली तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई? हाँ यार, पसंद भी आ गई है। और अभी वो इतना ही बोला था कि तभी सुरेश जी हंसते हुए कहते हैं, आज तुम्हारी ब्यूटीफुल अप्सरा के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए वो आज अपने कमरे से निकली ही नहीं। अभिनव थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, अगर ब्यूटीफुल अप्सरा सर दर्द से परेशान है तो फिर मेरा डॉक्टर होना ही बेकार है। इतना कहते हुए वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता है और राशि के कमरे की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगता है। समीर उसे बहुत आश्चर्य से देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था कि ये कहीं आसी को ब्यूटीफुल अप्सरा तो नहीं कह रहा है। उधर सुरेश जी बहुत ध्यान से समीर का चेहरा देख रहे थे और मुस्कुराते हुए अर्पिता से कहते हैं, अर्पिता, अब देखना हमारे डॉक्टर साहब आसी के दर्द को कैसे छू मंतर करते हैं। अर्पिता जी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ, अपनी पकाऊ बातों से डॉक्टर साहब दर्द तो जरूर ठीक कर देंगे।
पर साथ ही दिमाग पूरी तरह से खा जाएंगे। सुरेश जी हंसने लगते हैं। समीर थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, पापा, अभिनव आशी को ब्यूटीफुल अप्सरा कहता है। हाँ बेटा, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जल्द ही ये दोनों, वो अभी इतना ही बोले थे कि समीर उठ जाता है और सीधा आशी के कमरे की तरफ जाने लगता है। अर्पिता जी बहुत हैरानी भरी नजरों से उसे देखती हैं और फिर सुरेश से कहती हैं, इसे क्या हुआ? इसने आपकी पूरी बात ही नहीं सुनी और अब यह आशी के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? समीर आशी के कमरे की बाहर खड़े होकर बहुत ध्यान से अभिनव और आशी की बातें सुनने लगता है। अभिनव आशी से खूब हंस हंस कर बातें कर रहा था। आशी को अभिनव के जोक्स पर हंसते हुए देखकर समीर अपने मन में कहता है, आशी, कहीं तुमने मेरी जगह अभिनव को तो नहीं दे दी? अगर तुमने ऐसा किया तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बेरुखी तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे रहते मेरी आंखों के सामने किसी और की हो जाओ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद अभिनव वहां से चला गया था। और जब समीर देखता है कि अभिनव आशी के कमरे से चला गया है, तो वह आशी के कमरे में आता है। आशी जैसे ही उसे कमरे में देखती है, तो वो वहां से जाने लगती है। समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, मुझसे बात करने की तुम्हें फुर्सत नहीं है, पर अभिनव से बात करने में तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। समीर, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या करोगी? क्या मॉम को बताओगी? तो मैं अभी मॉम को सारी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ इसीलिए आया ही था कि मॉम को मैं सारी बात बताऊंगा और इस बात के लिए माफी भी मांगूंगा कि मैंने उन लोगों के सामने तुम्हें केयर टेकर कहा था, लेकिन कल रात जब तुम्हें यहाँ देखा तो सब कुछ भूल गया। आशी थोड़ा जबरदस्ती करते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी, तो समीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत प्यार से उसे देखते हुए कहता है, मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर यकीन मानो, जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो, ऐसा एक पल भी नहीं बीता जब मुझे अपनी गलती का एहसास ना हुआ हो। इसलिए प्लीज आशी, मुझे माफ कर दो। यार, जब तुम मेरे पास थे उस समय से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया। और जब समझ में आया तब तक तुम घर से जा चुकी थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है समीर, और ना मैं अभी तुमसे कोई शिकायत कर रही हूँ। तुमने मुझे कोई धोखा भी नहीं दिया है, क्योंकि सारी बातें तो तुमने पहले ही क्लियर कर दी थी। अब प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अगर सर या मैम ने मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? समीर और आसी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी नौकरानी सम्राट को लेकर आसी के कमरे में आ जाती है और कहती है, दीदी, बच्चा रो रहा है, आप इसे फीड करा दो। नौकरानी की बात सुनकर समीर चौंक जाता है। वो हैरानी भरी नजरों से आसी को देखते हुए कहता है, आसी, ये बच्चा मेरा? वह भी इतना ही बोला था कि आसी बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ समीर, ये बच्चा तुम्हारा ही है। घर छोड़ने से पहले मैं प्रेग्नेंट थी और ये खबर मैं तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी मुझे माँ नहीं बनने दोगे, यही बात सोचकर मैं डिवोर्स होने तक वहां रुक नहीं पाई थी। समीर आगे बढ़कर उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और उसके माथे को और फिर गालों को चूमते हुए कहता है, आसी, ये सच में मेरा बच्चा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पहले तुम मुझे मिली और अब ये मेरा बच्चा। आसी समीर के हाथ से सम्राट को ले लेती है और कहती है, समीर, ये तुम्हारा नहीं, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। आसी, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे अपनी किस किस गलती के लिए माफी मांगूं।
उधर अर्पिता जी और सुरेश जी अभी भी वहीं सोफे पर बैठे थे। अभिनव जा चुका था और समीर अभी तक नीचे नहीं आया था। ये बात अर्पिता जी को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। उन्हें ना जाने क्यों पर आज आसी पर शक हो रहा था। वो सुरेश जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मुझसे आसी के बारे में जो कुछ बताया है वो सही नहीं है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपने देखा नहीं, जब आप समीर से बात कर रहे थे तो समीर आपकी बात सुने बगैर ही ऊपर आसी के कमरे की तरफ चला गया। उसे ये सुनकर भी बुरा लगा था कि अभिनव आसी को ब्यूटीफुल अप्सरा कहता है। तुम आसी पर शक कर रही हो या समीर पर? और फिर अर्पिता जी ना चाहते हुए भी सुरेश जी से वो बात कह देती हैं जो बात अभी तक उन्होंने नहीं कही थी। वो सुरेश जी से कहती हैं कि आसी पहले ओबराय मेंशन में रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आसी ने मेरे बेटे समीर को अपने प्यार। वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी सुरेश जी उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं, फालतू की बातें सोचना बंद करो। कभी भी ऐसे कोई शब्द मत बोला करो जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अर्पिता जी बहुत गुस्से भरे अंदाज में कहती हैं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कुछ भी समझती नहीं हूँ। मैंने कई बार आसी को समीर की फोटो को बहुत गौर से देखते हुए देखा है। कल रात भी जब समीर उसके सामने आया तो वो समीर से नजर फेर कर कुछ इस तरह से भाग गई मानो वो समीर से बहुत नाराज हो। और आज आज वो सुबह से एक बार भी नीचे नहीं आई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आसी कभी बीमार नहीं हुई, पर चाहे उसकी जितनी भी तबीयत खराब हो वो नीचे जरूर आती है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी कुछ देर पहले मैंने अपने बेटे समीर के चेहरे पर जलन देखी, उसे देखकर मैं इतना तो 100% कह सकती हूँ कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो है। वो सुरेश जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लेना, अगर इस लड़की ने बिना वजह मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, क्या करोगी? उसे जेल भिजवाओगी या फिर उसे पूरे शहर में बदनाम कर दोगी या फिर उसकी जान ले लोगी? बताओ ना, क्या करोगी? अगर तुम्हें ये पता चले कि आसी ने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। अर्पिता जी गुस्से से दहाड़ती हुए कहती हैं, अगर आसी ने मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी जिसे वो कभी सपने में भी नहीं भूल पाएगी। सुरेश जी ताली बजाते हुए कहते हैं, वाह अर्पिता, दैट्स वेरी गुड। अर्पिता, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर तुम समीर ओबराय की मॉम हो और तुम्हें तो ये सब करना अलाउड भी है। मैं अभी तक चुप था कुछ सोचकर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें सारी बातें पता होनी चाहिए। कौन सी बात? बताता हूँ, लेकिन पहले जरा अपना दिल थाम लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात सुनकर तुम्हारा यह गुस्सा दर्द में बदल जाए। आप सीधी तरीके से मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके लिए आपको इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ रही है। सुनो, आशी का वो फरेबी हस्बैंड कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा समीर ओबराय है, जिसने दिव्या के पापा के कहने पर आशी से शादी इस शर्त पर की कि वो उसे अपनी पत्नी तो जरूर बनाएगा, लेकिन वो कभी अपने बच्चे की मां बनने नहीं देगा। और ऐसा उसने किया भी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन दिव्या तुम्हारे बेटे की लाइफ में दोबारा वापस आ गई और फिर तुम्हारे बेटे पर एक बार फिर दिव्या के प्यार का भूत सवार हो गया। उसने दिव्या को पाने के लिए आशी से डिवोर्स लेना चाहा और फिर आगे की सारी कहानी तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अब बताओ, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, तो तुम किसे गुनहगार समझती हो, आसी को या फिर अपने बेटे समीर को? वैसे मैं जानती हूँ कि तुम अपने इकलौते बेटे समीर से बहुत प्यार करती हो
और उसकी गलती तुम्हें आज नहीं दिखेगी। इसलिए तुम अपने घर की अदालत में आशी को ही कसूरवार साबित करोगी। सुरेश जी की बात सुनकर अर्पिता जी का दिल कांप गया। एक पल के लिए लगा कि उनके शरीर से किसी ने जान ही निकाल ली है। उन्हें तो अपना बेटा बहुत संस्कारी लगता था, पर आज इस बेटे ने उन्हें अपनी नजरों में ही गिरा दिया था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और फिर वो सहारा लेते हुए बेड पर बैठ गईं। उन्हें तो इस बात का भी बहुत बुरा लग रहा था कि समीर ने उनसे शादी की बात छुपाई। वो उदास होते हुए कहती हैं, समीर को पता था कि उसकी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान हैं। जब से वो बड़ा हुआ था, बस मैंने यही एक ख्वाब देखा था कि मैं अपने बेटे समीर की शादी बहुत शान और शौकत से करूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने तो मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। सुरेश जी थोड़ा कड़कते अंदाज में कहते हैं, अर्पिता, इसमें भी कसूर तुम्हारा ही है। समीर ने उस रोज अगर आसी को हम लोगों के सामने केयर टेकर कहा, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन? हाँ अर्पिता, समीर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मॉम एक साधारण लड़की जो किसी करोड़पति खानदान से ताल्लुक नहीं रखती है, उसे अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगी। यही बात सोचकर उस दिन हम लोगों के सामने उसने आशी को केयर टेकर बताया। अर्पिता जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती हैं, मानती हूँ कि मेरी यही थिंकिंग थी, लेकिन आपकी तो थिंकिंग ऐसी कभी नहीं थी। वो चाहता तो आपको सारी सच्चाई बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और फिर वो कुछ सोचते हुए कहती हैं, समीर ने गलत किया है तो समीर को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और रही बात आसी की, तो वो अब अनाथ नहीं है। इतना कहते हुए वो बाहर आ जाती हैं। उधर समीर अभी भी आसी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसका तो बस यही कहना था कि अब वो बीती बातों को याद नहीं करना चाहती, और जो सच्चाई अभी तक आपने अपने मम्मी पापा से छुपा कर रखी है, तो उस सच्चाई को छुपा ही रहने दो। वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी उसे अर्पिता जी की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, आसी बेटा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। अर्पिता जी की आवाज सुनकर आसी भागते हुए नीचे आती है। आसी के पीछे पीछे समीर भी वहां आ जाता है और अर्पिता जी को देखते हुए कहता है, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। समीर, तुम मुझसे बाद में बात कर लेना, पहले मुझे अर्पिता को गुड न्यूज़ देनी है। मॉम, प्लीज़, आप मेरी बात सुनिए। मेरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आप दोनों लोगों से कुछ छुपाया है। कोई बात नहीं, अभी और कुछ दिन छुपा कर रखो। और वैसे भी तुम अब एडल्ट हो, जरूरी नहीं है कि अपनी लाइफ की पर्सनल बातें तुम मुझसे शेयर करो। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो समीर की बात का कोई जवाब नहीं देती हैं और आसी को सोफे पर बिठाते हुए कहती हैं, आसी, मैं जानती हूँ कि तुम हम दोनों से बहुत प्यार करती हो, और हम दोनों जो कुछ भी तुमसे कहेंगे, तुम मेरी बात जरूर मानोगी। आसी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, यस मैम, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। ऐसे नहीं, आसी, पहले मुझसे वादा करो और सुरेश जी की कसम खाओ कि मैं जो तुमसे कहूंगी तुम वो जरूर करोगी। आजी सुरेश जी की तरफ देखते हुए कहती है, मैम, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, हमेशा प्यार को तरसती रही। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अपनापन क्या होता है, पर सर ने मुझे जो प्यार और अपनापन दिया, वो मुझे इस जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिला। वो मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और दिल से उनका सम्मान भी करती हूँ। इसलिए मैं उनकी कसम नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर करती हूँ कि आप दोनों की मैं हर एक बात मानूंगी। फिर भले ही वो बात सही हो या गलत, अगर मुझसे मेरी जान भी मांगोगी तो मैं दे दूंगी। मैं जान नहीं, तुमसे कुछ और मांगना चाहती हूँ। मैम, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब आप लोगों का ही दिया हुआ है। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी
आप दोनों की ही है। इसलिए आप बस मुझे हुक्म दें, मैं आपकी कही हर एक बात मानूंगी। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अभिनव से शादी कर लो। अभिनव तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम देने के लिए तैयार है। मैं काफी टाइम से तुमसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर चुप थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे ये काम बहुत पहले ही करवा देना चाहिए था। और पिताजी की बात सुनकर आशी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसने एक नजर उठाकर समीर की तरफ देखा, तो समीर की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी थीं। उन आंसुओं को देखकर वो अपने मन में कहती है, समीर अब इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। दिव्या ही अब तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए प्लीज दिव्या के साथ कोई नाइंसाफी मत करना। आसी यह सोच रही थी कि तभी सुरेश जी आगे बढ़कर आसी के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, एक बच्चे के सहारे तुम कब तक अपनी जिंदगी अकेले बिताओगी? मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा है, इसलिए अब पिता का फर्ज मैं अदा करना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज अर्पिता की बात मान लो, क्योंकि इस बात में मेरी भी रजामंदी है। आशी अर्पिता के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और फिर चूमते हुए कहती है, मैं आपको माँ बुला सकती हूँ। अर्पिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए सिर हाँ में हिलाती है। आशी उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ, आपको मेरे लिए जो सही लगे वो करिए, यह जिंदगी आप दोनों की ही है। इतना कहते हुए वो अर्पिता जी के गले लग जाती है और अर्पिता जी समीर की तरफ देखते हुए कहती है, कभी कभी खून के रिश्ते इतने अपने नहीं बन पाते, लेकिन कोई गैर इतना अपना बन जाता है कि फिर उसके लिए अपनों का दिल दुखाना भी पड़े तो भी कदम पीछे नहीं हटते। मॉम, आपने तो अपनी बात कह दी। अब अगर आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा समय हो तो मेरी भी बात सुन लो। बताओ समीर, क्या बात करनी है? आज मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। जिसे आप अपनी बेटी कह रही हैं, वो आपकी बेटी नहीं, मेरी पत्नी है और आपकी बहू। अभी तक मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया है, इसलिए आप उसकी शादी नहीं करा सकते। उसे तो किस्मत भी मुझसे अलग नहीं कर पाई, तो आप उसे मुझसे कैसे जुदा करेंगे? इतना कहते हुए उसने आसी का हाथ पकड़ा और आसी को देखते हुए बोला, तुम मिसेस समीर ओबराय थी और समीर ओबराय ही रहोगी। इसलिए सपने में भी दूसरी शादी के बारे में सोचना भी मत, वरना। अभी वो इतना ही बोला था कि तभी अर्पिता जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोली, इतनी जल्दी तुम्हारी जुबान खुल गई? वो थोड़ा उदास होते हुए बोला, मॉम, जुबान तो बहुत पहले ही मेरी खुल जानी चाहिए थी, लेकिन ना अपनी फीलिंग्स का एहसास था और ना इस बात का विश्वास कि आप एक अनाथ बच्ची से भी इतना प्यार कर सकती हैं। मैं आपका गुनहगार हूँ, इसलिए आप मुझे सजा दीजिए, पर आसी की शादी करवाकर आप आसी को सजा मत दो, क्योंकि ये चाहे लाख इनकार करे कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। आसी उसकी तरफ देखने लगती है, तो वह आगे बढ़कर आसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आसी, जब दिल किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। अपने महबूब की एक झलक देखकर ही वो समझ जाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तुम बेशक अपने प्यार का मुझसे इजहार ना करो, पर तुम्हारी मांग में पड़ा सिंदूर और गले का मंगलसूत्र कहता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहता हूँ। आसी तो समीर से कभी नाराज ही नहीं थी, और जब समीर की ऐसी बातें सुनती है तो उसका दिल पिघलने लगता है। अगले ही पल सुरेश जी की वो बात याद आती है कि जब सुरेश जी ने कहा था कि उसका तो एक बच्चा भी है और उसकी पत्नी दिव्या उससे बहुत प्यार करती है। यह बात याद आते ही वो अपना हाथ समीर से छुड़ा लेती है और कहती है, समीर, मुझे अभिनव से शादी करनी है, इसलिए प्लीज अगर अभी तक आपने मुझे डिवोर्स नहीं दिया है
तो अब दे दो। इतना कहते हुए वो सुरेश जी के पास जाती है और हाथ जोड़कर उनसे कहती है, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आप लोग समीर के मम्मी पापा हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से सच्चाई छुपाई। सुरेश जी नम आंखों से कहते हैं, बेटा, अगर मेरे बेटे ने मुझे हर्ट किया है तो तुमने भी मुझे बहुत किया है। काश उस दिन घर छोड़ने के बाद तुम एक बार मुझे कॉल कर देती, या फिर जब अनाथ आश्रम में तुम मुझे मिली थी उस रोज ही मुझे समीर की सारी सच्चाई बता देती, तो भी शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आप मुझे यहाँ लेकर आए और अपने घर में मुझे रखा। आजी, जब ये सच्चाई मुझे नहीं पता थी, तब भी मैं तुम्हें यहीं लेकर आ रहा था। सर, प्लीज मुझे अब माफ कर दीजिए। सुरेश जी हंसते हुए कहते हैं, अब तो ये सर सर कहना छोड़ दो और मुझे पापा कहकर बुलाओ। आजी मुस्कुराते हुए उन्हें पापा कहती है। तभी वहां एक नौकरानी आजी के बच्चे को लेकर आ जाती है। अर्पिता जी बच्चे को अपनी गोद में ले लेती हैं और उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। रिश्तों को कैसे निभाया जाता है और रिश्तों की क्या अहमियत होती है, जो मैं अपने बेटे को नहीं सिखा पाई, वो मैं अपने पोते को जरूर सिखाऊंगी। समीर जैसे ही अर्पिता जी के हाथ से सम्राट को लेने लगता है, तो अर्पिता जी उससे दूर होते हुए कहती हैं, नहीं समीर, इस बच्चे पर और आसी पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें बस दिव्या से प्यार था। दिव्या की खुशी के लिए तुम तो अपने बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते थे। तो जाओ अपनी दिव्या के पास। अब ना हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है और ना ही आसी को। इतना कहते हुए वो आसी को अपने कमरे में ले आती हैं। समीर आगे बढ़कर सुरेश जी को मनाने की कोशिश करता है और उनसे माफी भी मांगता है, लेकिन सुरेश जी भी उसकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं, बेटा, तुमने थोड़ा नहीं बहुत गलत किया है। तुमने आसी का ही नहीं हम लोगों का भी दिल दुखाया है। सोचो जरा, अगर मैं आसी से नहीं मिलता तो आसी बेचारी स्ट्रगल करते हुए अपने और बच्चे का पेट पाल रही होती। इतना कहते हुए वो भी वहां से चले जाते हैं। समीर अच्छी तरह से जानता था कि उसके मॉम डैड किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। अपनी मॉम का वो गुस्सा और उनकी जिद भी अच्छी तरह से जानता था। एक बार अगर वो कोई बात अपने मन में ठान लेती हैं, तो फिर वो वही करके रहती हैं। वो खुद से कहता है, मॉम डैड, आशीष सिर्फ मेरी है और मैं किसी को भी ये हक नहीं देता कि कोई मुझसे मेरी आसी को दूर करे। अगर आसी आप लोगों से प्यार करती है तो प्यार वो मुझसे भी करती है। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर नीचे नहीं आता। और पिताजी ने पूरे घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया था और सम्राट के नाम का एक वेलकम नोट भी ड्राइंग रूम में लगाया था। चारों तरफ से फूलों की खुशबू आ रही थी और आसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे रात हो गई थी और आसी सोने के लिए अपने कमरे में गई थी। वो बच्चे को सुलाकर अभी लेटी ही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके जस्ट पीछे आकर लेटा है। वो पीछे मुड़ कर देखती है। इससे पहले ही उसे अपने गालों पर प्यार भरा स्पर्श महसूस होता है। आजी इस स्पर्श को अच्छी तरह से पहचानती थी, इसलिए वो उठकर बैठ जाती है और कहती है, समीर, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपने सुना नहीं कि मम्मी और पापा ने क्या डिसीजन लिया है? समीर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, एक डिसीजन तो जाने मन मैंने भी आज लिया है और बस इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो अटकते हुए बोली, क्या डिसीजन? यही कि अगर अभिनव से शादी करके तुम्हें खुशी मिल रही है तो मैं अब तुम्हारी शादी अभिनव से जरूर करवाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। आसी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिर एक और शर्त? वो थोड़ा हंसते हुए बोला, बस ये आखिरी शर्त होगी, पर अगर तुमने मेरी ये शर्त नहीं मानी तो मैं तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर अभिनव से नहीं होने दूंगा। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये शर्त जरूर मानोगी।
आसी कहती है, हाँ समीर, मैं मम्मी पापा की खुशी के लिए तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगी। तो ठीक है, अब मेरे पास आओ। वो गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, ये कौन सी शर्त है? मेरी शर्त यही है कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ वही प्यार भरे लम्हे जीना चाहता हूँ। वह अभी इतना ही बोला था कि आसी गुस्से से देखते हुए बोली, समीर, अपनी हद में रहना। अब मैं वो पहले वाली आसी नहीं हूँ। अब मैं बहुत, वो इतना ही बोल पाई थी कि समीर उठकर उसके सामने आ जाता है और उसके बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए कहता है, हाँ, अब तुम बहुत खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत कातिल भी हो गई हो। इतना कहते हुए वो उसे कमर से पकड़ लेता है और उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, आजी, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि अब मेरी प्यार भरी शरारतों का तुम पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिल ये सारी प्यार भरी शरारतें अभिनव के साथ। समीर इतना ही बोला था कि वो उसे पीछे बेड पर धकेल देती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अभिनव सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो फिर उससे शादी क्यों कर रही हो? सिर्फ मम्मी पापा के लिए? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। उससे क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, तुमसे भी नहीं। समीर के होठों पर आशी की बात सुनकर मुस्कुराहट फैल गई थी और फिर वो उसकी दोनों हथेलियों को चूमते हुए कहता है, तुम्हारी पहली बात सही थी, लेकिन दूसरी बात बिल्कुल गलत, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना कहते हुए वो उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और धीरे से कहता है, अगर प्यार नहीं करती होती तो मेरी नजदीकी से तुम्हारे गाल शर्म से लाल ना हो रहे होते और तुम्हारी ये धड़कनें मेरे नाम का शोर ना मचा रही होती। आजी समीर के इतने पास खड़ी थी कि उसे समीर की मौजूदगी बहुत बेचैन करने लगती है। तभी उसे दिव्या की याद आती है, तो वो समीर को पीछे धक्का देते हुए कहती है, समीर, कल भी तुम यही गलती कर रहे थे और आज भी वही। आजी, कैसी गलती? जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तब तुम दिव्या से प्यार करते थे, और अब दिव्या तुम्हारी पत्नी है तो तुम वापस फिर मेरे पास आ रहे हो। दिव्या मेरी पत्नी, ये तुमसे किसने कहा? मुझे पापा ने बताया था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है और तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती है। दिव्या तुम्हारी बीवी है। समीर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे तो मम्मी पापा ही मेरी लव स्टोरी के विलेन बने हुए हैं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए थे। मम्मी मेरी बीवी की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं और पापा ये अफवाह उड़ाकर बैठे हैं कि मेरी दिव्या से शादी हो गई है। आजी गुस्से से समीर के पास आती है और कहती है, तुम पापा को झूठा कह रहे हो। आजी, मैंने दिव्या से शादी नहीं की। और फिर वो आसी को सारी बातें बताता है जो आसी के जाने के बाद उसकी लाइफ में हुई थी। सारी बातें जानकर आसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके समीर ने उसके लिए दिव्या को छोड़ दिया। समीर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आसी, सच कहता हूँ कि शादी के बाद मैं कभी भी दिव्या के करीब नहीं गया और तुम्हारा ही बनकर आज तक रहा हूँ। जानता हूँ कि मेरी गलती है, इसलिए मैं तुमसे बार बार अपने किए की माफी भी मांग रहा हूँ। आदि को तो समीर से कोई शिकायत ही नहीं थी, क्योंकि समीर ने सारी बातें पहले ही क्लियर कर दी थी। और जब समीर उसे सारी सच्चाई बताता है तो वो समीर के गले लग जाती है और कहती है, समीर, अब तुम यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा यहाँ आ जाएं। वो दोनों पहले ही बहुत दुखी हैं। तुमने भी उनसे सच्चाई छुपाई और मैंने भी, इसलिए मैं सुबह उनसे बात करूंगी। समीर को भी यही सही लगता है, इसलिए वो अपने कमरे में आ जाता है। अगली सुबह बहुत शानदार थी। घर में बहुत बड़ा फंक्शन था। अर्पिता जी भाग भाग कर पूरे फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। समीर को लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा आशी और अभिनव की शादी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो भागते हुए अर्पिता के पास जाता है और उनसे मिन्नतें करते हुए कहता है, मम्मी प्लीज,
आप ऐसा मत करो, आप नहीं जानती, मैं आसी को बहुत प्यार करता हूँ। वो बस मेरी एक भूल थी और उस भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अब तो आसिफ भी मुझसे नाराज नहीं है। कल रात मैं उसके कमरे में गया था और जब मैंने उसे ये सच्चाई बताई कि मैंने दिव्या से शादी नहीं की है, तो उसने मुझे गले से लगा लिया। उधर आसिफ भी अर्पिता के पास आती है और कहती है, माँ प्लीज आप समीर को माफ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। आपको पता है, उन्होंने दिव्या से शादी भी नहीं की। वो दोनों अपनी अपनी बातों से सुरेश जी और अर्पिता को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां सुरेश जी अर्पिता से कहते हैं, देख रही हो ये दोनों कैसे एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं। आजी झट से अर्पिता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ अगर आप यही चाहती हैं कि मैं अभिनव से शादी करूं, तो मैं आपकी खुशी के लिए अभिनव से शादी कर लूंगी। लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि आप समीर को माफ कर देंगे और उसे पहले जैसे ही प्यार करेंगे। अर्पिता आशी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हटो मुझे देर हो रही है, शाम को शादी है और शादी की अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। समीर आगे बढ़ता है और अर्पिता के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मॉम आशी मेरी जिंदगी है, प्लीज मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनिए। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सुरेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्पिता अब इस ड्रामे को बंद करो, अब बच्चों को माफ भी कर दो और बच्चों को माफ भी कर दो। तुम भी जानती हो कि समीर ने जो कुछ भी किया है उसके कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अर्पिता जी एक नज़र आसी को देखती हैं और कहती हैं, मेरा यह नालायक बेटा तुम्हारे लिए सौतन लेकर आ रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं है। माँ, जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई शिकायतें नहीं होती, वहाँ सिर्फ मोहब्बत होती है। अर्पिता जी मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लेती हैं और फिर समीर को भी अपने गले लगा लेती हैं। समीर उनके गले लग जाता है और धीरे से कहता है, मॉम अब जल्दी से ये शादी कैंसिल कर दो और ये जो डेकोरेशन वाले हैं इन सबको यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी, शादी तो होगी। समीर थोड़ा डरते हुए कहता है, मॉम अभी तो आपने कहा है कि। सुरेश जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ शादी तो यहाँ होगी, यहाँ आसी और समीर की शादी पहले भी होने जा रही थी और अभी भी उन्हीं दोनों की शादी होगी। समीर अपने पापा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनके गले लगकर कहता है, आप दोनों सच में दुनिया के सबसे बेस्ट मॉम डैड हो। सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी और एक बार फिर आसी और समीर शादी के बंधन में बंध गए थे। अभिनव को मुस्कुराते हुए देखकर समीर टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बीबी से इश्क करने में। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी मति मारी गई थी जो मैं अपनी भाभी से इश्क करता। मैं तो तुम्हारी लव स्टोरी में सिर्फ एक छोटा सा किरदार था जिसका नाम सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए लिया जा रहा था। क्या मतलब? मतलब अंकल ने मुझे पहले ही सारी बात बता दी थी और मुझसे कहा था कि मैं थोड़ा आशी से मेल जोल बढ़ाऊं और उससे दोस्ती करूं। ये तो ड्रामा थोड़ा और लंबा चलने वाला था, लेकिन तुम्हारी नम आंखें देखकर और आशी की बेचैनी देखकर मैंने ही अंकल आंटी से कहा कि अब इस ड्रामे को यहीं खत्म कर दो। अच्छा, तो ये बात है। हाँ दोस्त, मैंने तो बस वही किया। इसका मतलब तुम आशी से शादी नहीं करना चाहते थे। अरे यार, अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तुम भी ना पूरे गजब हो। मैं भला अपनी भाभी से शादी क्यों करूंगा, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो तुम्हारी बीवी है। यानी कि सुरेश ओबराय और अर्पिता ओबराय मुझे बेवकूफ बना रहे थे। नहीं नहीं, तुम्हें सबक सिखा रहे थे। तुमने ये जो झूठ बोला था और सच्चाई छुपाई थी, उन सब चीजों के लिए तुम्हें सबक सिखाया जा रहा था। अभिनव तो वहां से चला जाता है और समीर जब अपने कमरे में आता है तो आशी को दुल्हन के रूप में देखकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है कि लोग सही कहते हैं कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो देर से ही सही पर मिलती जरूर है। वो धीरे से आशी के पास आता है
और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, आदि अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे वापस मिल गई हो। वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, समीर, अब यही सच है। वो आगे बढ़कर आसी को अपनी बाहों में ले लेता है और फिर बड़े प्यार से उसके होठों को छूते हुए धीरे से उसकी धड़कनों को छू लेता है। आसी शर्माकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। समीर बहुत मदहोशी भरे अंदाज में कहता है, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही हसीन लग रही हो, जितनी कि पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। वो डोरियों को पूरी तरह से खोल देता है और जब नज़र उसकी खूबसूरत धड़कनों पर जाती है, तो आगे बढ़कर वो उन्हें अपने होठों से छूने लगता है। उस पल आसी को फिर कुछ याद ही नहीं रह जाता। वो बहुत प्यार से अपने करीब करता है और फिर बहुत शिद्दत से उसकी खूबसूरती को महसूस करने लगता है। कुछ पलों की खामोशी होती है और फिर धड़कनों का शोर सुनाई देने लगता है। आसी भी सब कुछ भूलकर उसकी मोहब्बत को महसूस करने लगती है। देखते ही देखते पूरा कमरा सिसकियों से गूंजने लगता है। शर्तों पर की गई शादी अब एक ऐसे मजबूत बंधन में बंध गई थी, जिसे अब कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी और सुबह सूरज की खूबसूरत किरणें उन दोनों की जिंदगियों को रोशन कर रही थी। समीर और आसी हाथों में हाथ डाले एक दूसरे का चेहरा देखते हुए दोनों सीढ़ियों से उतर रहे थे और अर्पिता जी अपनी इस नई नवेली बहू को देखकर फूले नहीं समा रही थीं। समीर और आसी जब आगे बढ़कर अर्पिता और सुरेश जी के पांव छूते हैं, तो अर्पिता जी उन दोनों की नज़र उतारते हुए कहती हैं, आज के बाद अगर तुम दोनों ने हम दोनों से कोई भी बात छुपाई या कोई बेवकूफ़ी भरी बात की, तो समीर हंसते हुए कहता है, डोंट वरी मॉम, अब मैं पापा बन गया हूँ, इसलिए पापा की तरह ही मैं भी बहुत समझदार हो गया हूँ। अब मैं कोई गलती करना चाहूँगा तो भी मुझसे गलती नहीं होगी। अर्पिता और सुरेश जी दोनों उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि बरसाती मोहब्बत की कहानी का यह अंतिम भाग आपको बहुत पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और वीडियो को शेयर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।